हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों के बारे में वर्णन करेंगे। जानेंगे कि आखिर 1789 में फ्रांस में क्रांति क्यों हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 10th हो या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से 12th हो, दोनों में बार बार रिपीट होता है और ज़्यादा संभावना है कि 2024 में भी ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ दे। तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप फ्रांस की क्रांति पे ऑटोमेटिक जो है ना उसका कारण समझ जाएंगे कि क्या कारण था। ठीक है, आपको रटने का थोड़ा सा भी जरूरी नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं इसको। बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे कैसे, तो आपको पहले कोई भी क्वेश्चन आए उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है। आज से जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के पहले यूरोप में शोषण और अन्याय का साम्राज्य था। सही बात है बाबू, जब तक 1789 का क्रांति नहीं हुआ था यूरोप में, उसके पहले जो है ना वहाँ का समाज जो था बहुत तरह से दूषित हो चुका था। बहुत खराब प्रथा था वहाँ पे, और वहाँ का राजा सब मतलब अपना मनमानी करता था। ठीक है, तो बहुत अन्याय था वहाँ पे। यूरोपीय समाज में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव हो रही थी। वहाँ का लोग चाह रहा था कि किसी भी तरह से इस समाज का जो व्यवस्था है परिवर्तित हो जाए, बदल जाए। फ्रांस की स्थिति अन्य यूरोपीय देशों की अपेक्षा काफ़ी अच्छी थी। देखिए, आपको पता होगा कि यूरोप क्या है, एक महादेश है और फ्रांस उसी का एक देश है। महादेश के अंदर में काफ़ी सारा देश होता है, तो फ्रांस उसका एक देश है। तो बात ऐसा है कि और सब जो देश था ना उसका स्थिति तो फ्रांस से भी खराब था, लेकिन फिर भी क्रांति जो है फ्रांस से ही शुरू हुआ। लिखा हुआ है ना, परंतु फिर भी क्रांति की शुरुआत फ्रांस से हुई, जिनके महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित है। जिसका जो इंपॉर्टेंट कारण है वो निम्नलिखित है, उसको समझते हैं कारण क्या था। देखिए, सबसे पहला कारण और सबसे मेन कारण था भैया निरंकुश राजतंत्र। था क्या बाबू, फ्रांस में जो है ना राजा ऐसे बनता था, लुई 11, लुई 12, लुई 13, लुई 14, लुई 15, लुई 16। ठीक है, तो लुई 14 के काल तक तो लुई 14वां जब तक राजा था तब तक तो सब चीज़ मक्खन चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन जैसे लुई 14वां मरा, लुई 15वां आया, उसके बाद लुई 16वां आया। लुई 16वां था बाबू बच्चा, मतलब था तो बड़ा ही लेकिन उसका दिमाग था बिल्कुल बच्चा। ठीक है, तो उसको समझ लीजिए कि एक ठो पूरा बच्चा को जो है ना शासन करने के लिए दे दिया गया है। अब बच्चा पे कोई लिमिट भी नहीं है, वहाँ का राजा पे कोई लिमिट नहीं होता था, इसीलिए तो लिखा निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश मतलब उस पर कोई भी रोक नहीं लगाओ, कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाओ। तो बच्चा पे जो है कोई प्रतिबंध नहीं लगाए। सोचिए बच्चा कितना हानिकारक होगा, उसके पास पूरा पावर है। ठीक है, तो वही लिखा। फ्रांस की राजगद्दी पर लुई 14वां बैठा था, तब तक तो सब कुछ ठीक था, पर लुई 16वां के हाथ में गद्दी आने के बाद फ्रांस का पूरा राजतंत्र निरंकुश हो गया। वहाँ पे जो है वहाँ का राजा कोई अंकुश नहीं था। राजा को दैवीय अधिकार से संपन्न माना जाने लगा। राजा बोला कि हम जो भी बोलेंगे ना वो भगवान का वाणी होगा, मतलब उसको आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको अगर भगवान आके कुछ बोल देता आप उस बात को करेंगे कि नहीं करेंगे, कोई भी काम दे देता आप उसको करेंगे कि नहीं करेंगे। उसी तरह वहाँ का राजा जो बोल देता था वहाँ का प्रजा को, उस बात को प्रजा को मानना ही होता था। ठीक है, राजा अपनी मनमर्जी से जो चाहे वह कर सकता था, उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ का लोग सब बहुत दुखी होता था। पहला कारण क्या था, निरंकुश राजतंत्र। इसमें क्या होता था कि राजा पे कोई भी अंकुश नहीं लगा हुआ था। वहाँ का राजा अपने आप को दैवीय शक्ति का घोषित कर लिया था, मतलब उसके पास देवता का शक्ति था। जो बोलेगा वो होना चाहिए, नहीं होगा तो बर्बाद कर देगा उसको। वो जो चाहे अपना मनमानी करता था, चाहे उससे जनता को तकलीफ हो दुख है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। पहला कारण उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला कारण है भैया अव्यवस्थित शासन। अब देखिए था क्या कि जैसे फ्रांस में केंद्रीय शासन, मान लीजिए कि पूरा भारत है। ठीक है, अब भारत में कुछ कोई काम करना है तो दिल्ली से जाकर अनुमति लेना पड़ेगा ना, तो उसी तरह फ्रांस में भी ऐसा था। लेकिन फ्रांस में एक और बात था कि भारत में, मान लीजिए भारत में अगर बिहार राज्य में कुछ करना है तो उसके लिए भैया बिहार राज्य में कुछ करना है तो उसके लिए दिल्ली जाकर अनुमति लेने क्या जरूरी है, बिहार का राज्य का जो सरकार है वो अनुमति देगा। तो उसी कारण इस तरह से फ्रांस में, लेकिन नहीं था। फ्रांस में क्या था कि बिहार छोटा छोटा जगह में भी जो कुछ चीज़ करना है ना उसके लिए उसको राजधानी से जाकर अनुमति लेना पड़ता था। फ्रांस में स्थानीय संस्थाओं में स्वशासन का पूर्णतः अभाव था, खुद से शासन नहीं करने दिया जाता था। स्थानीय कर्मचारी को साधारण बात के लिए राजधानी से आदेश प्राप्त करना होता था। किसी रोड का निर्माण करना होता या किसी नदी पर पुल बनाना होता तो उसका भी निर्णय पेरिस में होता था। वहाँ का जो राजधानी था, ये छोटा मोटा काम के लिए भी जन वहाँ से उसको परमिशन लेना पड़ता था, जिससे कार्य में अत्यधिक विलम्ब हो जाती थी, जिससे जो है काम करने में काफ़ी लेट होता था और वहाँ का जनता को काफ़ी नुकसान होता था, काफ़ी असुविधा होता था, काफ़ी तकलीफ होती थी। इसी कारण से वहाँ का लोक क्रांति क्या दो कारण हुआ। पहला कारण निरंकुश राजतंत्र, बेचारा लापरवाह था, कोई टेंशन नहीं था, उसको निरंकुश था। और दूसरा कारण क्या था कि कोई भी काम करने में काफ़ी लेट होता था। लेट क्या होता था, क्या उसको छोटा छोटा काम के लिए आदेश कहाँ से लेना पड़ता था, राजधानी से लेना पड़ता था। ऐसा आप लोग दो कारण समझ। तीसरा कारण तो बहुत ही आसान है, किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति। देखिए कहीं भी बाबू है ना, जैसे भारत में भी जो है किसान का बहुत ज़्यादा खराब स्थिति था, तो वैसे वहाँ भी बहुत ज़्यादा खराब स्थिति था। फ्रांस में अगर सबसे खराब स्थिति किसी की थी तो वो किसानों एवं मजदूरों की थी। किसान और मजदूर की आय जो है काफ़ी कम थी, मतलब उसको जो पैसा कमाता था काफ़ी कम कमाता था।
और उन्हें कई प्रकार के कर मतलब होता है टैक्स, जैसे अभी हम लोग टैक्स भरते हैं ना, उसी तरह उस समय भी वहाँ का लोग भी कर देता था, टैक्स देना होता था, जिससे उनकी आय का 60% हिस्सा कर देने में चला जाता था। अब सोचिए ना बाबू, 100 रुपया कोई आदमी कमाता है और 60 रुपया वो टैक्स दे देता है, 40 टका न बचा। अब 40 रुपया में क्या होगा उसके पास? वही बोल रहा है, जितना भी आय कमाता था उसका 60% हिस्सा, मतलब 100 में 60 कर दे देता था, टैक्स दे देता था, तो उसके पास काफ़ी कम पैसा बचता था, जिसके कारण वहाँ का लोग सब काफ़ी नाराज़ था। तो तीसरा कारण भी क्लियर है, कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ है ना इसमें, तो आसाई भी समझ में आया होगा। और लास्ट कारण, एक कारण और आप लोग लिख देंगे, 4 नंबर 5 नंबर 4 नंबर का पूछा जाता है, तो इतना को बहुत है, ठीक है। सेना का दोषपूर्ण संगठन अब था क्या? 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी मतलब 1700 से 1800 ईस्वी, इसी को बोलते हैं 18वीं शताब्दी, समझ गए। तो 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण, लास्ट में, मतलब जो है लगभग में 1775 से 1800 के बीच का बात रहा होगा। सेना का संगठन काफ़ी दोषपूर्ण था, मतलब खराब था। सेना के अवसर पर काफ़ी मात्रा में धन खर्च किया जाता था, मतलब सेना का जो हेड होता था उस पर ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता था, जबकि सेना पर बहुत कम मात्रा में खर्च होता था। सोचिए बाबू, सेना जो कि लड़ाई करने जाता है, जो लड़ता है, उसी पे कम पैसा खर्च करता था, और जो बैठ के ऐश मौज करता है उस पर ज़्यादा पैसा देता था। तो गुस्सा आना तो बहुत स्वाभाविक बात है, जिससे क्या हुआ, सेना बहुत नाखुश हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा में था, इस कारण से भी वहाँ क्रांति हुआ। तो आप लोग 4 कारण आज के वीडियो में जाने, एक बार फटाफट उसका रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या कारण था। पहला कारण था भैया निरंकुश राजतंत्र। क्या था? निरंकुश राजतंत्र। इसमें क्या होता था? इसमें राजा बहुत खतरनाक था, उस पर कोई भी अंकुश नहीं लगा हुआ था, कोई भी उस पर रोक नहीं लगा हुआ था, जिसके वजह से वो अपना मनमानी करता था। ऊपर से वो अपने आप को देवी शक्ति का घोषित कर लिया था कि मेरे पास देवता का शक्ति है, ये कारण था पहला। उसके बाद क्या कारण था? अव्यवस्थित शासन। और शासन में क्या अव्यवस्थित था कि छोटा छोटा काम के लिए भी जा करके राजधानी से हम लोग को परमिशन लेना होता था, जिसकी वजह से काम में काफ़ी लेट हो जाता था, और जिसकी वजह से जनता वहाँ नाराज़ थी। दूसरा कारण हो गया। तीसरा क्या कारण था कि सेना का दोषपूर्ण संगठन। अब सेना का दोषपूर्ण संगठन क्या था? तो 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में, मतलब 1775 से 1800 के बीच में लगभग में क्या था कि अफसर पे ज़्यादा पैसा खर्च करने लगा था लोग सब, मतलब वहाँ का जो सरकार था, और सेना पे कम पैसा खर्च करता था, जिसकी वजह से सेना काफ़ी नाराज़ था, ठीक है। तीसरा कारण हो गया। और चौथा कारण क्या था कि मजदूर का स्थिति काफ़ी ख़राब था, किसान का स्थिति काफ़ी ख़राब था। ज़्यादातर लोग तो किसाने मजदूर होता है कोई भी देश में, तो वहाँ भी किसान मजदूर था, काम उम करके थोड़ा मोड़ा पैसा आता था, उसमें भी उसको 60% टैक्स देना पड़ता था, जिसकी वजह से क्या होता था, उसके पास काफ़ी कम इनकम होता था, और जो है वो लोग गुस्सा में था। तो ये 4 कारण हो गया। आशा है ये 4 कारण आपको याद हो गया होगा। अगर आपको बोला जाए अभी लिखने के लिए इस पर 1789 फ्रांसीसी क्रांति के कारण के बारे में, तो आप 4 कारण को आराम से लिख देंगे शाम को, उम्मीद है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, कारण सब समझ में आया है, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमको बहुत अच्छे समझ में आ गया। और यदि समझ में नहीं आया है तो वो भी लिख दीजिएगा क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो हमको लगता है काफ़ी कुछ समझ में आ ही गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।